आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। चीन में बचत की आदतें। मतलब ये इतनी मजबूत क्यों है? वहाँ औसतन एक नागरिक अपनी कमाई का करीब करीब 44% बचा लेता है। जरा सोचिए। हाँ, ये आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है, खासकर जब हम भारत से तुलना करते हैं। बिल्कुल। भारत में ये दर, मेरा मतलब है सेविंग्स रेट, लगभग 22 से 24% के आसपास है। और शहरों में तो खासकर युवाओं में ये और भी कम हो रही है। कई लोग तो महीने के आखिर तक मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। नई बात है। तो ये समझना जरूरी क्यों है, खासकर जो लोग 18 से 35 साल के हैं उनके लिए। क्योंकि देखिए, अगर अभी पैसे को संभालना, उसे बढ़ाना, उस पे मास्टरी हासिल करना नहीं सीखा ना, तो आगे चलकर अफसोस हो सकता है। बिल्कुल, ये स्किल्स बहुत जरूरी हैं। तो आज का मिशन क्या है? हम चीन की इस जबरदस्त बचत आदत के पीछे के असली कारण जानना चाहते हैं और उनसे कुछ ऐसे सबक सीखेंगे जो हम आप सब अपनी जिंदगी में अपना सकें। सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक तरह से पीढ़ीगत संपत्ति बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में जाना। हाँ, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले शायद कल्चर की बात करें, सांस्कृतिक सोच की। चीन में, जैसा मैंने समझा, पैसा बचाना सिर्फ समझदारी नहीं है, ये एक सामाजिक नियम जैसा है ना? मतलब आपके चरित्र का पैमाना। हाँ, बिल्कुल, ये उनकी संस्कृति में बहुत गहराई तक बसा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ कुछ और चीजों को महत्व दिया जाता है, वहाँ बचत को बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता है। अच्छा, जैसे हम यहाँ अक्सर सुनते हैं, यार जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, योलो वाला फंड। हाँ, लेकिन चीन में शायद सोच कुछ ऐसी है, जिंदगी मिलेगी अगर बचा के चलोगे। हाँ, कुछ हद तक वो बचत को बोझ नहीं मानते, वो इसे ताकत समझते हैं, आजादी की तैयारी और सबसे बढ़कर भविष्य की अनिश्चितता से सुरक्षा। तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं है, मतलब समाज भी इसे प्रोत्साहित करता है। हाँ, बिल्कुल, और इसमें एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ भी है, जिसकी वजह से ये आदत और मजबूत हुई। अच्छा, वो क्या? 1979 की एक बच्चा नीति, याद है? हाँ हाँ, सुना है उसके बारे में। उसने सब कुछ बदल दिया। अचानक से परिवारों को ये नियम मानना पड़ा कि वो सिर्फ एक ही बच्चा रख सकते हैं। अब सोचिए, घर के खर्चों पे इसका क्या असर हुआ होगा। बच्चों पर होने वाला खर्च कम हुआ और भविष्य की चिंता बढ़ी कि बुढ़ापे में कौन सहारा देगा। सही बात है। तो परिवारों ने बहुत आक्रामक तरीके से बचत करना शुरू कर दिया। हाँ हाँ। लेकिन इसका एक और शायद उतना सोचा समझा नहीं गया नतीजा निकला। वो क्या था? क्योंकि परिवार एक ही बच्चा रख सकते थे, ज्यादातर ने बेटे को प्राथमिकता दी, ये सोचकर कि बेटा कमाएगा, बुढ़ापे में देखभाल करेगा। नतीजा, लिंगानुपात बुरी तरह बिगड़ गया। पुरुष बहुत ज्यादा हो गए, महिलाएं कम। अरे हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। अपनी क्षमता साबित करनी पड़ती थी। बचत, संपत्ति, ये सब दिखाना जरूरी हो गया। अच्छा, मतलब शादी के लिए भी पैसा बचाना एक मजबूरी बन गए। हाँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया वो। और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि चीन में पहली डेट पर भी लोग पैसों के बारे में खुलकर बात कर लेते हैं, जैसे इनकम, सेविंग्स, प्रॉपर्टी। क्या ये सच है? हाँ, ये काफी आम है। मतलब हमारे यहाँ शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन वहाँ महिलाएं अक्सर होने वाले साथी से उसकी वित्तीय स्थिति, उसके प्लान्स के बारे में सीधे पूछ सकती हैं। कमाल है। और इसे बुरा नहीं माना जाता? नहीं, ज्यादातर इसे बुरा नहीं मानते, इसे व्यावहारिक समझा जाता है। आप इसे गोल्ड डिगिंग नहीं कह सकते, शायद गोल्ड डिगिंग कहना ज्यादा सही होगा। गोल्ड डिगिंग मतलब ये देखना कि क्या ये व्यक्ति भविष्य के लक्ष्यों, खासकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर सीरियस है। क्या वो एक जिम्मेदार साथी बन सकता है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। यहाँ भारत में तो रिश्तों में पैसों की बात करना, उफ, हाँ, यहाँ थोड़ा टैबू है। बहुत टैबू है। या तो बहुत बाद में बात होती है, या तब होती है जब कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और शायद इसीलिए कितने सारे रिश्ते पैसों की तंगी या मिसमैनेजमेंट की वजह से टूट जाते हैं। सही कहा, हम भावनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं और व्यावहारिकता को नजरअंदाज कर देते हैं कभी कभी। बिल्कुल। और ये हमें बचत के मनोविज्ञान पर लाता है एक और बड़ा फर्क। हाँ, बताइए। हम में से कई लोग सोचते हैं, यार अभी तो कमाई ही कितनी है, जब ज्यादा कमाऊंगा ना तब बचाऊंगा। हाँ, ये तो बहुत कॉमन सोच है। चीनी मॉडल इसका ठीक उल्टा सिखाता है। वो कहते हैं, कमाई बढ़ने का इंतजार मत करो, पहले बचत की आदत डालो। यही अनुशासन है जो आगे चलकर समृद्धि को खींचता है। बचत कोई रकम नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक पहचान है। त्योहारों पर जो लाल लिफाफे मिलते हैं ना, जिनमें पैसे होते हैं, हाँ हाँ। वो पैसे कैंडी या खिलौनों के लिए नहीं होते, वो भविष्य के निवेश के लिए होते हैं। बचपन से ही ये सोच डाली जाती है। जबकि हमारे यहाँ पहली सैलरी मिली नहीं के पार्टी तो बनती है बॉस। हाँ,
बिल्कुल यही। हमें शायद रुककर सोचना चाहिए, हम पैसे कमाने का जश्न मना रहे हैं या उसे उड़ाने का। कड़वा सच तो ये है, और ये शायद सुनने में अच्छा न लगे, कि आपकी बचत आपकी सैलरी से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। आप महीने का 1 लाख कमाकर भी 35 की उम्र में कर्ज में डूबे हो सकते हैं। सही बात है। और वहीं कोई दूसरा जो शायद 30,000 कमाता है, लेकिन उसमें से 10,000 नियमित रूप से बचाता है और समझदारी से निवेश करता है, वो शायद ज्यादा सुकून की जिंदगी जी रहा हो। तो भारत में जो हमारे युवा दोस्त सुन रहे हैं, उनके लिए असली सबक क्या है? इस चीनी मॉडल से हम क्या सीख सकते हैं बिना उनकी तरह मजबूर हुए? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक तो यही है, पहले बचाओ फिर खर्च करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे ही पैसा अकाउंट में आए, उसका एक तय हिस्सा, चाहे शुरू में 10% हो, 15%, 20%, तुरंत एक अलग अकाउंट में डाल दो। उसे देखो ही मत। हाँ, ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि जो बच गया वो सेविंग है। नहीं, सेविंग पहले करनी है। बिल्कुल। और दूसरा, ऐसे स्किल्स में निवेश करें जो आपको आर्थिक उतार चढ़ाव, मतलब रिसेशन प्रूफ बना सके। आपकी अपनी काबिलियत, आपका हुनर, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। सही है। तीसरा क्या हो सकता है? पैसों के बारे में खुलकर बात करना सीखें, अपने पार्टनर के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। इसमें शर्म या झिझक कैसी? ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। और एक और चीज जो मुझे लगती है, वो है तत्काल संतुष्टि को टालना। हाँ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन बहुत जरूरी। वो लेटेस्ट फोन, वो महंगी वाली वेकेशन, क्या वो सच में आपकी फाइनेंशियल आजादी से ज्यादा जरूरी है? शायद वो इंतजार कर सकते हैं ना? बिल्कुल। और आखिरी बात, शायद हाँ, अपनी जीवन शैली बनाने से ज्यादा अपनी नेट वर्थ, यानी अपनी कुल संपत्ति बनाने पर ध्यान दें। अमीर दिखना और अमीर होना, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। बहुत सही कहा। अमीर दिखना और अमीर होना बिल्कुल अलग है। तो अगर हम सार देखें, तो यहाँ सबसे गहरा सबक शायद ये है कि चीनी बचत संस्कृति का असली राज सिर्फ नीतियां या आंकड़े नहीं हैं। वो है अनुशासन, और उससे भी ज्यादा उनकी पहचान। वो सिर्फ पैसे नहीं बचाते, वो खुद को बचत करने वाले यानी सेवर्स के तौर पर देखते हैं। ये उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया है। ये बहुत गहरी बात है। पहचान। तो सोचने वाली बात ये है, क्या हम खुद को सिर्फ उतना खर्च करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं जितना हमारे पास आता है, या हम खुद को एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो संपत्ति बनाता है, चाहे कमाई कुछ भी हो? हाँ, अगर ये बुनियादी पहचान बदल जाए, तो शायद पैसे बढ़ाने के लिए सिर्फ सैलरी बढ़ने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। बिल्कुल। शायद यही दौलत बनाने की कहानी को अंदर से बाहर बदलने का असली तरीका है।